हेलो क्लास 12। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ऐसा माना जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की कलम में अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की एक अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो उनकी रचना का हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों और उसके आसपास के वातावरण का इतना सच्चा चित्रण बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेखक वैसे गिने चुने कथाकारों में से एक है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कहानी पहलवान की ढोलक। श्यामनगर के पास का एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। चारों ओर सन्नाटे में छाई हुई बांस फूस की झोपड़ियां खड़ी थीं। रात के समय में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर फैली इस बीमारी के कारण सिसकियां और कराहने की आवाज गूंज रही थी। सियार की भयानक आवाज इस सन्नाटे को बीच बीच में थोड़ा तोड़ रही थी और कहीं कहीं पर कुत्ते भी एक साथ समूह में रो रहे थे। लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषण सन्नाटे को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इस पहलवान की ढोलक की आवाज इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। यानी जो गांव बीमारी के कारण मरे के समान हो गया था, लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज उनमें संजीवनी बूटी की शक्ति का काम किया करती थी, जिसे सुनकर उन लोगों को खुशी महसूस होती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बचपन में ही शादी हो चुकी थी, इसीलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया था। ससुराल में ही पलते बढ़ते वह पहलवान बन गया। एक बार श्यामनगर में एक मेला लगा था। मेले के दंगल में लुट्टन सिंह ने एक प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली, जो कि शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की अनुमति दी, क्योंकि वह पहलवान एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन सिंह ने ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर चांद सिंह पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित कर दिया। चांद सिंह के हारने के बाद लुट्टन सिंह की चारों ओर जय जयकार होने लगी और तभी से वह लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया था। अब लुट्टन सिंह का नाम और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी 2 बेटों को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई थी, यानी उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को पहलवान बनाना चाहता था, इसीलिए वह बचपन से ही उन्हें कसरत आदि करवाने लग गया था। उसने अपने बेटों को दंगल का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके राजा का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद श्यामनगर में विलायत से एक नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालने के बाद नए राजा ने अपने राज्य में कई परिवर्तन किए। दंगल की जगह घोड़ों की रेस होने लगी, जिससे लुट्टन सिंह पहलवान को बहुत गहरा आघात पहुंचा। राजा के इस व्यवहार को देखकर लुट्टन सिंह अपनी ढोलक कंधे में लटकाकर बच्चों सहित अपने गांव वापस लौट आया और गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगा। वह वहां के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाता था, लेकिन गांव के किसान और खेती करने वाले मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते। फिर एक बार अचानक गांव में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई। मलेरिया, हैजा आदि भयंकर समस्याओं का वज्रपात उनके गांव में गिर गया। चारों ओर लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस बीमारी से इतना डर गए थे कि सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाया करते थे। रात के इस भीषण सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही चुनौती दे सकती थी, और यही ढोलक की तान इस भीषण समय में सबको धैर्य प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का काम किया करती थी।
गांव में बीमारी इतनी फैल गई थी कि पहलवान के दोनों बेटे भी इस भीषण बीमारी का शिकार हो गए। सुबह होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को मरा हुआ पाया। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। गांव के लोग ये बात सुनकर दंग रह गए थे, लेकिन इस असहनीय वेदना और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। वह रात में फिर से पहले की ही तरह ढोलक बजाता रहा, जिससे लोगों को सहारा मिलता था। लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद जब रात में ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, तब सुबह के समय उनके कुछ शिष्यों ने देखा कि पहलवान मर चुके थे और उनकी लाश सियारों द्वारा खाई हुई थी। और इस प्रकार पहलवान भी भूख महामारी की शक्ल में आई मौत का शिकार बन गया। ये कहानी हमारे सामने व्यवस्था की पोल खोलती है और साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के गायब होने की ओर संकेत भी करती है और एक ऐसा सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है।